Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we're going to study how to read a passage and how to comprehend the passage. ठीक है कि आपने एक जो comprehension passage आपके पास एग्जाम में आता है, आपने उसको रीड कैसे करना है, आपने उसके क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करने हैं और आपने उसकी समरी कैसे लिखनी है. तो ये सब कुछ हम लर्न करेंगे आज की क्लास के अंदर. तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू रीड द पैसेज प्रॉपरली. कि आपने जो आपका एक पैसेज है आपने उसको प्रॉपरली कैसे रीड करना है. When you get the passage, read it once quickly to understand the main idea. तो सबसे पहले एक आपने स्किम करना है पूरे पैसेज को, आपने सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करना है. उस गो थ्रू करने का मतलब ये है कि आप उसमें से सिर्फ ये देख लें कि उसका मेन आइडिया क्या है, किस चीज़ के बारे में डिस्कशन की जा रही है. उसके बाद रीड इट अगैन स्लोली एंड अंडरलाइन. अब आपने उसको दोबारा से पढ़ना है, ठीक है, और दोबारा से आपने किस तरीके से पढ़ना है, आपने उसको स्लोली पढ़ना है, ठीक है. और स्लोली पढ़ते हुए आपने क्या करना है, आपके हाथ में एक पेंसिल होना ज़रूरी है जिससे आप क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करते जाएंगे चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे नजर आएंगी. अच्छा, तो पहले जो मैंने बात कही थी कि आपने जो क्विकली पढ़ना है, क्विकली पढ़ते वक्त आप ये करते हैं कि जस्ट रीड फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ एंड देन यू रीड द लास्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ. ठीक है, जब फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि मेन थीम क्या है पूरे के पूरे पैसेज की, वो किस चीज़ के बारे में लिखा गया है. क्या वो एक इंसान को डिस्कस कर रहा है, क्या वो एक किसी प्लेस को डिस्कस कर रहा है, किसी इवेंट को डिस्कस कर रहा है, कोई भी चीज़ जिसको वो डिस्कस कर रहा है उसके बारे में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं. अच्छा, तो जब आप उसको स्लोली पढ़ेंगे आपने नेम्स को, डेट्स को, प्लेसेस को, रीजंस को और स्पेशल फीचर्स को अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको बाद में काम आ सके. अच्छा, मेंटली डिवाइड द पैसेज इनटू बिगनिंग, मिडल एंड एंड. अच्छा, अब हो सकता है कि आपका जो एक पैसेज है वो 5 पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो सकता है वो 7 पैराग्राफ्स हों या जितने भी पैराग्राफ्स हैं या 3 पैराग्राफ्स हैं. अब आपने मेंटली उसको देख लेना है कहाँ तक बिगनिंग की बात हो रही है, कहाँ मिडल है और कहाँ उसकी एंडिंग हो रही है. ठीक है, तो पैराग्राफ की शुरुआत कहाँ से हो रही है पैसेज की, फिर उसके दरमियान में किस तरीके की बातें आ रही हैं और एंड पे किस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ये आपने अपने मेंटली कर लेना है. ठीक है, और आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है व्हाट इज़ इट अबाउट, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट डिटेल्स सपोर्ट इट. ठीक है, कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज़ के बारे में है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या डिटेल्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं. अच्छा, अब आते हैं आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया. अब आपने मेन आइडिया को आइडेंटिफाई कर लेना है. मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि आपको पता चल जाए कि पूरा का पूरा पैसेज क्या एक पर्सन के बारे में लिखा गया है, क्या वो एक प्लेस के बारे में लिखा गया है, क्या वो किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में लिखा गया है, किसी इवेंट के बारे में लिखा गया है या किस चीज़ के बारे में लिखा गया है. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड, किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, व्हाई इज़ इट फेमस, एनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अगर वो कोई फेमस चीज़ है, कोई मॉन्यूमेंट है तो आपने बताना होगा कि क्या वो फेमस है, वो क्यों फेमस है. ठीक है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और ये सब डिटेल्स आपने उस पैसेज में से निकालनी है. आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल नहीं करना. फॉर इंस्टेंस आपके पास एक पैसेज आ जाता है एजुकेशन के बारे में, या सोचें फैसल मस्जिद के बारे में आ जाता है. तो फैसल मस्जिद आप लोग बहुत दफ़ा गए में होंगे और आपको पता है कि वो किस तरीके से वो देखने में कैसी है और उसके अंदर कितनी स्पेस है, ईच एंड एवरीथिंग यू नो दैट राइट, कि वो किस जगह पर लोकेट करती है. अब जो पैसेज आता है वो पैसेज पहले किसी बहुत पुराने ज़माने में लिखा गया है और उस पैसेज के अंदर जो उसकी वहाँ पे कितने नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों की जो डिटेल्स लिखी गई हैं वो कोई पुराना कंटेंट है. तो अब आपको जो नया कंटेंट पता है आप उसके मुताबिक आंसर नहीं करेंगे. आपने उस क्वेश्चन को आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज. जो चीज़ें पैसेज में लिखी गई हैं चाहे वो सही हैं चाहे वो गलत हैं, आपने उन्हीं को देख कर आंसर लिखना है. आपने अपना ओपिनियन नहीं ऐड करना, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पर आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं की जा रही, यहाँ पर आपकी स्किल्स टेस्ट की जा रही हैं. वो कौन सी स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं. ठीक है, अच्छा, अब क्या है स्पेशल फीचर्स और सिम्बॉलिज्म. उसके अंदर कोई सिम्बॉलिज्म है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो आपने उसको देखना है. फिर दीज पॉइंट्स हेल्प इन समरी राइटिंग, टाइटल सजेशन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. अब आपके पास 3 ही क्वेश्चन आते हैं. पहला क्वेश्चन होता है समरी राइटिंग का, फिर उसी का पार्ट भी होता है टाइटल सजेशन का, और फिर थर्ड होता है आपके पास आंसर क्वेश्चन. 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. ठीक है, तो आपने इनको कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं. पहले स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से. क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है. अब देखिए, जो ईच क्वेश्चन विच कम्स इन योर एग्जाम इज ऑफ 3 मार्क्स. ठीक है, समरी के अलावा जितने भी बाकी क्वेश्चंस होते हैं ना वो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं. अब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपने एटलीस्ट 2 से 3 सेंटेंसेस, 2 to 3 सेंटेंसेस आपके पास होना ज़रूरी है. ठीक है, और वो सेंटेंसेस की बात करी, मैं लाइन्स की बात नहीं करी कि 2 से 3 लाइनों में आपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है. नहीं, 2 से 3 मीनिंगफुल आपके पास स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, सेंटेंसेस होने चाहिए जिसमें आप आंसर करें. ठीक है,
डू नॉट कॉपी फुल लाइन्स फ्रॉम द पैसेज। अब आपने ये नहीं करना बच्चों की तरह कि आपने यहाँ से निशान लगाया, यहाँ तक लिखा और ये आंसर है और इसको एज इट इज़ उठा के वहाँ लिख दिया है। नो, दिस इज़ नॉट द वे। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन को देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। आपने इन्फॉर्मेशन पैसेज में से ली, लेकिन अपने वर्ड्स के अंदर आपने उसको आंसर करना है। ओके अच्छा, यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें और डायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। इधर उधर की कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स टेंसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखें अपने आंसर को, ठीक है। जिस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जा रहा है उसी टेंस के अंदर आपने उसको आंसर करना है। ओके अच्छा, आपको जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है? पहला जो कॉमन क्वेश्चन है वो है वाई एंड हाउ। अब देखें, वाई और हाउ जहाँ पर भी आ गया वहाँ पे आपने रीज़न देनी है। तो जहाँ पे आपने रीज़न देनी है, ठीक है, उसके साथ आपने उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ठीक है, कि वो क्यों और कैसे हो रहा है। तो आपने क्या किया, आपने रीज़न दी और आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। फिर सिमिलरली व्हेन एंड हु का मतलब है डायरेक्ट आंसर। व्हेन डू यू वेक अप, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कब आप उठते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। उसी तरह जो चीज़ पूछी जा रही है उसका डायरेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट फैक्ट आपने निकालना है, अब टेक्स्ट के अंदर से उसको लिख देना है, ठीक है। इसके अंदर कोई आपने इधर उधर की कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हु का क्वेश्चन भी ये, हु इज़ योर ब्रदर। अब आप लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं लिखेंगे, या कब पैदा हुआ, ये हुआ वो हुआ, नहीं। हु इज़ योर ब्रदर, जस्ट नेम, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने जस्ट फैक्ट लिख देना है। जिस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आपने वहाँ से निकाल के लिख दिया। जहाँ पे आपको एक्सप्लेन कहा जा रहा है, अब यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रीफली विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पैसेज। अब आप इसमें एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे, अब ब्रीफली डिस्क्राइब भी करेंगे, ठीक है जी। हु और व्हेन का आंसर एक सेंटेंस के अंदर हो सकता है। अच्छा, फिर हम आगे मूव करेंगे। ये आप व्हेन, हाउ और उस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं, वाई के वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं हाउ टू राइट अ गुड समरी। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ है कि समरी कैसे लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाउ टू राइट अ गुड समरी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क इसमें आपका आ जाएगा टाइटल राइटिंग का, और दूसरा आपके पास आ जाएगा समरी राइटिंग के 5 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडरलाइन की पॉइंट्स फ्रॉम ईच पैराग्राफ। अब हर पैराग्राफ के अंदर जितने भी की पॉइंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, आप उनको अंडरलाइन करते जाएंगे, ठीक है। अब जब भी आप अंडरलाइन कर रहे हैं, साथ साथ आपने जहां आपने एग्जाम्पल देखी आपने उसको काट दिया, जहां आपने एडजेक्टिव्स देखे आपने उसको काट दिया। कोशिश करें एडजेक्टिव्स कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर जहां आपने रेपिटेशन देखी आपने रेपिटेशन को काट दिया। एक बात एक जगह करेंगे, आप उसको बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली रिपीटेड आइडियाज, वही बात होगी कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक बात को आपने एक ही जगह पर लिखना है, ठीक है, उसको बार बार नहीं लिखना। फिर कंबाइन आइडियाज इनटू वन पैराग्राफ। अब आपने करना क्या है, ये तो आपको समझ में आ गई कि आपने एग्जाम्पल्स को भी काट देना है, एडजेक्टिव्स भी कम से कम इस्तेमाल करने हैं, जो आइडियाज रिपीट हो रहे हैं उनको भी निकाल देना है, एक्स्ट्रा डिटेल्स भी नहीं लिखनी। कोशिश करें कि जहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं ना, उसको भी ना लिखें, ठीक है। नंबर्स को मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास ढेर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो आप उसको फॉर एग्जाम्पल 2001 में ये हुआ, 2002 में ये हुआ, तो आप उसको कह देंगे 21st सेंचुरी में ये हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप 21st सेंचुरी, कोई भी इस तरह का सेंचुरी का वर्ड इस्तेमाल कर लें, रादर देन आप लिखते रहें कि आपने इतने ईयर्स में क्या लिखा, ठीक है। तो आप इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करें समरी राइटिंग के अंदर, कि बहुत लंबी लंबी बातों को छोटा करके लिखना सीखें, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देते हैं कि हमने इसके अंदर क्या करना है, समरी राइटिंग के अंदर हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपने एक बहुत बड़े आइडिया को एक वर्ड के अंदर, एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जैसे मैं कहती हूँ, खिज़र लव्स हिज कंट्री सो मच दैट ही इज ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द कंट्री। तो अब खिज़र के साथ मैं एक कौन सा वर्ड लगा के इस पूरे के पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर सकती हूँ? मैं कह सकती हूँ ना, खिज़र इज अ पैट्रियट, ठीक है। तो मैंने कितना लंबा सेंटेंस था कि खिज़र loves his country so much that he is always ready to sacrifice his life for the country। अब कितना लंबा सेंटेंस था, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको सिर्फ ये लिख दिया, खिज़र इज अ पैट्रियट। तो इस तरह के वर्ड्स को कहते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि आपने ढेर सारी बातों को एक वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसी तरह अगर मैं कहूँ, देयर आर सो मेनी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन इस्लामाबाद, तो आप क्या इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? इस पूरी सेंटेंस को किस तरीके से करेंगे? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कॉमेंट सेक्शन। सोचें, देयर आर सो मेनी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन इस्लामाबाद।
आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हरी अप, कोशिश करें। थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे ना चीज़ों के बारे में तो आपको वर्ड्स दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं, और इसके लिए आपकी वोकैबुलरी भी थोड़ी अच्छी होना ज़रूरी है। क्या हम कह सकते हैं इस्लामाबाद इज़ फुल ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस? और हम ये भी कह सकते हैं गुड खिजर, गुड ट्राई, वेरी गुड, देयर आर मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इस्लामाबाद, वेरी गुड मसीरा। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं इस्लामाबाद इज़ एजुकेशनल हब। ठीक है, कोई भी आपने वर्ड्स को बहुत, आप लोगों ने सबने बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, खिजर ने भी, मसीरा ने भी, और ये एजुकेशनल हब ये भी ठीक है। तो आप इस तरीके से आपने समरी के अंदर हर किसी के वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब आपने समराइज़ कर दिया इसका मतलब है कि आपको स्किल आती है, आपकी स्किल को ही टेस्ट किया जा रहा है। ओके, अच्छा, उसी तरह आपने कंबाइन, यू हैव टू कंबाइन योर आइडियाज इनटू वन पैराग्राफ। आपका पैसेज चाहे एक पैराग्राफ में लिखा है, 2 में लिखा है, 5 में लिखा है, 7 में लिखा है, इट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वन पैराग्राफ। आपने उसको वन पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने अपने वर्ड्स के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। अपने वर्ड्स के अंदर लिखने का मतलब ये है कि आपने एज इट इज पैसेज की लाइंस उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करते, नहीं, आपने उसको छोटा करके लिखना है। ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड रेलिवेंट। शॉर्ट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। सही है? आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नो ओपिनियंस। इवन दो यू हैव योर ओन ओपिनियन अबाउट दैट थिंग, जो आपको बहुत शदीद आपको पता है कि ये चीज़ गलत लिखी हुई है इस पैसेज के अंदर और मैं जो समझता हूँ वो डिफरेंट है, स्टिल यू आर नॉट सपोज टू राइट दैट इन योर एग्जाम। आपने अपनी राय समरी के अंदर नहीं लिखनी। ऐसे के अंदर आप लिख सकते हैं, लेकिन समरी राइटिंग के अंदर यू हैव टू स्टिक टू द पैसेज। आपने पैसेज के साथ स्टिक रहना है। ठीक है, जो पैसेज के अंदर लिखा है आपने उसी को ही लिखना है, उसी को ही छोटा करके लिखना है। आप अपना ओपिनियन, अपनी राय उसमें ऐड नहीं कर सकते। नो एक्स्ट्रा डिटेल्स, नो डायरेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं लिखनी, कोई एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी। एग्जाम्पल्स कैसे शुरू होती हैं? फॉर इंस्टेंस, सच एज, या कुछ इस तरीके से आपके पास एग्जाम्पल्स लिखी जाती हैं, या एक्स्ट्रा डिटेल्स जो दी जाती हैं। ठीक है, उनको आपने स्किप कर देना है, बिल्कुल नहीं लिखना। ठीक है, और पैसेज के सेंटेंसेस को एज इट इज़ कभी भी नहीं लिखना। अब एक और बहुत चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कोहेरेंस क्रिएट करनी है अपने समरी के अंदर। कोहेरेंस क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपकी समरी ऐसे ना लगे कि डिफरेंट सेंटेंसेस को बस लिख दिया है। उनका आपस में रिलेशन क्रिएट करना है। उनको रिलेशन क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस, लिंकिंग डिवाइसेस। ठीक है, मोर ओवर, सिमिलरली, हाउ एवर, हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं टू शो द कोहेरेंस बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द सेंटेंसेस। ठीक है, आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर नजर आना चाहिए कि वो इकट्ठा लिखा गया है। फिर उसके बाद हाउ टू सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जो भी समरी होगी उसका। अब आपने क्या करना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी टाइटल होगा वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट होने का मतलब ये नहीं कि एक वर्ड में आप टाइटल लिख दें। टाइटल आपने कोशिश करनी है कि 3 वर्ड्स के अंदर हो, कम से कम 3 वर्ड्स हो। 3 to 5 वर्ड्स अगर हम कह लें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करें कि 3 वर्ड्स का टाइटल हो। ठीक है, तो आपने अपनी बुक्स के नाम देखे होंगे, अपने चैप्टर्स के नाम देखे होंगे। अगर अपने चैप्टर्स को भी देखें, इंग्लिश की बुक खोलें और चैप्टर्स देखें, हर चैप्टर का नाम जो है, मोस्ट द चैप्टर्स दे वुड बी रिटन इन 3 वर्ड्स। ठीक है, तो यूजुअली आपके पास जो टाइटल्स होते हैं उनको हम 3 वर्ड्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, कवर द सेंट्रल आइडिया, और सेंट्रल आइडिया को कवर करना ज़रूरी है। अगर किसी की पर्सनैलिटी पर आ गया है, कोई लीडर है, द ग्रेट लीडर हो सकता है, कोई भी, द ग्रेट लीडर, अब देयर आर 3 वर्ड्स, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्या करें, आप 3 वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो टॉपिक है वो रेलिवेंट रहे। ठीक है, उसी तरह अवॉइड एक्स्ट्रा डिटेल्स, अपने एक्स्ट्रा डिटेल्स टॉपिक के अंदर बिल्कुल नहीं लिखनी। एक पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइटल कभी भी आपका सेंटेंस या फिर क्वेश्चन नहीं हो सकता। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं। आपने इस तरीके से अपनी स्टेटमेंट या क्वेश्चन नहीं लिख कर आना टाइटल के अंदर। टाइटल शुड बी ऑफ 3 to 5 वर्ड्स, कोशिश करें 3 वर्ड्स का ही हो। ठीक है, द ब्लू मस्जिद या कुछ भी, कोई भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। द फैसल मॉस्क, फैसल मस्जिद के बारे में आ रहा है, तो कोई भी जो है आपने उसको 3 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करके लिख लेना है। फिर मूव करेंगे वोकैबुलरी क्वेश्चंस पे। वोकैबुलरी क्वेश्चंस आपने किस तरीके से करने हैं? अगर तो आपको वर्ड का मीनिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आता, अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो अब तब क्या करेंगे? इन दैट सिचुएशन यू हैव टू गेस द मीनिंग। ठीक है, अगर तो सीधा सीधा मीनिंग है, मैग्निफिसेंट में कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, ग्रैंड उसका मीनिंग है और आपको आता है, आपने लिख दिया। लेकिन अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आता तो आपने पूरी की पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है, उससे पिछली लाइन और उससे अगली लाइन और उस लाइन को, तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो जो भी मीनिंग आपके दिमाग में आ रहा है उसको अपने वर्ड्स के अंदर लिख दें। ठीक है,
गेस फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब कि आपने कॉन्टेक्स्ट से गेस किया, आपने पढ़ा उसकी पिछली और अगली लाइन को और उस सेंटेंस को, आप उसको बार बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगा उस वर्ड का, तो वो जो भी इमेज क्रिएट हो रहा है आप उसको लिख सकते हैं। राइट सिंपल सिनोनिम्स, कोशिश करें कि सिंपल सिनोनिम्स लिखें। इसका मतलब ये है कि वन वर्ड आंसर कर दें, लेकिन अगर आपको वन वर्ड में आंसर नहीं आ रहा तो आप शॉर्ट फ्रेजेस के अंदर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैग्निफिसेंट लिखा हुआ है वेरी ग्रैंड, वेरी बिग वगैरह, जिस तरीके से आपके दिमाग में जो इमेज क्रिएट हो रहा है आप उसको लिख सकते हैं। जब आपको ग्रैंड का वर्ड नहीं आ रहा, ठीक है, मैग्निफिसेंट से आपको बस ये समझ में आ रहा है कि किसी बहुत बड़ी चीज़ के बारे में बात हो रही है, बिग, वेरी बिग, तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि जो आपका जो भी एग्जामिनर है उसके दिमाग में ये इमेज क्रिएट होना चाहिए कि आपको मीनिंग आता है। अच्छा, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन यूजुअली आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आज नहीं तो कल ही आपके एग्जाम में ऐड होने ही होने हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने जो आपके पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है उनको आपने कैसे अटेम्प्ट करना होता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस के ना दो पार्ट होते हैं, एक पैसेज का पार्ट होता है और एक आपका अपना रिस्पॉन्स होता है। तो जो पैसेज का पार्ट है आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी बातें लेकर आ जाएंगे। जैसे विच फीचर अट्रैक्ट्स यू मोस्ट एंड वाई। अब विच फीचर है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपके पैसेज में से होगा कि पैसेज में अगर किसी चीज़ की डिटेल्स लिखी हुई हैं उसमें से आपको कौन सा फीचर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो एज इट इज़ लिखा, उसके बाद आपने लिखना है कि क्यों कर रहा है, और फिर अपनी रिस्पॉन्स लिखेंगे, ठीक है। इसको रेलिवेंट रखना है पैसेज से, दैट्स इट। अगैन जो आपके पास एग्जाम टिप्स लिखी हुई है यहाँ पे, उसमें सबसे पहले स्टिक टू द वर्ड लिमिट। अब जो समरी राइटिंग की वर्ड लिमिट है ना, वो यूजुअली होती है 1/3, तो आप इसको 1/3 से 1/4 के बीच में लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास 100 वर्ड्स का एक पैसेज आए तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको ये देखें, अगर आपके पास 100 वर्ड्स का एक पैसेज आया है तो अगर आप इसका 1/3 करते हैं तो वो 33 होता है, अगर 1/4 करते हैं तो वो 25 होता है। तो कोशिश करें 25 से 33 के बीच में आपकी वर्ड लिमिट हो, ठीक है। आप कोशिश करें कि अगर जितने भी वर्ड्स आपके पास लिखे हुए हैं पैसेज के अंदर, उसका आपने 1/3 करना है या 1/4 करना है। 1/4 बहुत आइडियल सिचुएशन है, लेकिन 1/3 तक भी आप जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, नीट क्लियर सेंटेंसेस में लिखना है। आप क्या कहना चाह रही हैं मुझे नहीं, पेज, जी पूरा पेज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस पूरे पेज को फिल करना है, ठीक है। आप उसमें अपना एक पहला ड्राफ्ट लिख सकते हैं, उसके बाद आप सेकंड ड्राफ्ट बना सकते हैं। अब बच्चों के दिमाग में होता है जितना लंबा लिखेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। समरी राइटिंग का मतलब ही है कि शॉर्ट करके लिखना। तो जब आप शॉर्ट करके नहीं लिखेंगे, आप बहुत लंबा डिटेल में लिखेंगे, आप पूरा पूरा पैसेज उठा के लिख देंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा लिखा है तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं। यहाँ पर आपकी स्किल चेक हो रही है, ठीक है, कि आपको क्या एक पैसेज को छोटा करना आता है, कि आपको उसके अंदर से एक्स्ट्रा डिटेल्स को निकालना आता है, कि आपको पता है कि मेन आइडिया क्या है, कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उनको कैसे अलग करना है और उनको लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कॉपी लाइन्स को कॉपी नहीं करना आपने एज इट इज़, और फोकस्ड रहना है, पैसेज पे फोकस्ड रहना है। वो इसका मतलब यही है कि अपना ओपिनियन ऐड नहीं करना। आपको बेशक आपके पास ट्रू इन्फॉर्मेशन है, पैसेज में गलत लिखी है, आपने पैसेज पे ही रिलाई करना है, ओके। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपने एग्जैक्टली वही आंसर करना है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी अब तक कि हमने कैसे लिखना है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। जो आपकी एक्सरसाइज है ना, वो मैंने आपके एक पास पेपर में से ली है, जो अभी बहुत रीसेंट नहीं है, लेकिन जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है तब का तो है, क्योंकि हम जो रीसेंट पास पेपर्स हैं वो हम इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मैंने ये एक पुराना पेपर उठाया। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर आपके पास एक पूरा का पूरा पैसेज लिखा हुआ है। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, आपके पास क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके समरी राइटिंग का भी क्वेश्चन है और जिसमें आपके पास दूसरे क्वेश्चंस भी हैं। कैन यू सी दिस? अब देखिए इसके अंदर क्या है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज, ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। पहला क्वेश्चन आपके पास समरी राइटिंग का है और उसके बाद आपने उसका टाइटल लिखना है, और फिर दूसरा आपके पास है क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन्स को देखें, हर पैसेज की, हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को, ये पूरा का पूरा पैसेज कितने पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ एंड 5 पैराग्राफ। वी हैव 5 पैराग्राफ्स इन इट, ठीक है। तो इन पैराग्राफ्स को पढ़ने के लिए पहले आप देख लेते हैं, जस्ट रीड इट, ठीक है। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रीड इट, ऑल ऑफ यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग, ओके। साइड बाय साइड मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि स्किम कैसे करते हैं। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। अब हमें पता चल गया है कि ये सुल्तान अहमद मस्जिद के बारे में ही है।
पहली लाइन हमने पढ़ ली। इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन देख लेते हैं। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब ये भी पता है कि ये मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1601 एंड 1616। ये इस टाइम पे मतलब कि 17th सेंचुरी के अंदर बनी, ठीक है। अच्छा, इट रूल ऑफ अहमद वन के रूल के अंदर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और फिर इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन, और मुस्तफ़ा वन के टेन्योर के अंदर क्या है, ये एंड हुई थी। ये हमने क्या करें, हम सिर्फ फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन देख रहे हैं सिर्फ हर पैराग्राफ की। फिर द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मस्जिद एंड बेजेंटाइन चर्च। अब क्या है, इसका मतलब आ रहा है कि इसके अंदर क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स दोनों का आर्किटेक्ट जो है ना वो नजर आ रहा है, सही है। फिर हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ में। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकोर्ट सराउंडेड बाय कॉन्टिन्यूस वॉल्टेड आर्केड। अब ये देखें, ये क्या है, अब ये उसके बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल्स आना शुरू होगी मस्जिद के बारे में कि वो मस्जिद कैसे देखने में कैसी है। फिर लास्ट टाइम देखते हैं, इट वॉज द सिम्बॉलिक gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power। अब क्या है, अब हमारे पास ये हमने सिर्फ ये आइडिया आया है कि ये पूरा का पूरा पैसेज किस चीज़ के बारे में है, ये मस्जिद के बारे में है। और ये हमें सब कुछ क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सुल्तान अहमद मस्जिद जो है वो एक बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है और बहुत पॉपुलर है दुनिया के अंदर। 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, एक के टेन्योर में स्टार्ट हुआ, किसी दूसरे के टेन्योर में ख़त्म हुआ, ठीक है। ये भी हमें पता चल गया। फिर हमें पता चल गया कि इसका जो आर्किटेक्ट है वो क्या है, इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो मस्जिद और चर्च दोनों से मिलता जुलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑटोमन मस्जिद और बेजेंटाइन दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, और उसके बाद हमें एंड पे पता चलता है कि इसके अंदर कोई सिम्बॉलिक जेस्चर भी मौजूद है। तो दिस इज़ हाउ यू स्किम द पैसेज। अब आपको कितने मिनट लगे होंगे, 2 से 3 मिनट लगते हैं आपको स्किम करने में, ठीक है। स्किम करने के बाद जो अब आपका दूसरा काम है वो है इसको डिटेल में पढ़ना। अब डिटेल में पढ़ने से पहले अगर आप एक दफ़ा इसके क्वेश्चंस को देख लें तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन रीडिंग, ठीक है। आपको पता होगा कि आप किस पैसेज को किस पैराग्राफ को किस नीयत से पढ़ रहे हैं, किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब पहला हमारे पास आ जाता, अभी हमने पूरे पैसेज को नहीं पढ़ा लेकिन हमें फिर भी आइडिया हो गया है कि ये पूरा का पूरा पैसेज किस बारे में है। वाई सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद। सबसे पहले ये बात आ गई, हमने ये देखना है कि ब्लू मस्जिद क्यों है, वो उसको क्यों कह रहे हैं, सुल्तान अहमद मस्जिद को ब्लू मस्जिद क्यों कह रहे हैं। फिर इन हुज रेन वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड एंड व्हेन वाज इट कंप्लीटेड। अब किसके टेन्योर में स्टार्ट हुआ था और किसके में एंड हुआ, ये भी हमने वहाँ पे देख लेना है। वाई इज द ब्लू मस्जिद कंसीडर्ड द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसको मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन क्यों कहा जा रहा है। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ सुल्तान अहमद मस्जिद, ये भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसको भी देख लेते हैं। विच फीचर ऑफ द मस्जिद डज अट्रैक्ट यू द मोस्ट एंड वाई। कौन सा फीचर है मस्जिद का जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और वाई। अब ये आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रही थी कि अभी तक नहीं आया हुआ आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है ये आपको ऑलरेडी पता चल गया। फॉर व्हाट पर्पस डज अ हैवी चेन हैंग इन द ब्लू मस्जिद। अब ब्लू मस्जिद के अंदर जो चेन हैंग की गई है उसका क्या मकसद है। फिर राइट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एनी 3, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि हमने किस पर्पस से ये पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है। तो अगर हम इसमें ये देखें एनोटेशन में जाके, लेट्स सी, यस, ठीक है। तो ये हमारा पैसेज जिसको हमने अभी अंडरलाइन किया था, अब हम इसको दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं। अब क्या है, सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। नाउ वी नो the answer of the question। जो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, इसको ब्लू मस्जिद क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, ठीक है। द ब्लू मस्जिद, सॉरी, द सुल्तान अहमद मस्जिद इज ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स विच आर यूज्ड इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट दिस आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। आई वॉन्ट टू सी कि आप इस आंसर को किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। फॉर योर ईज मैं आप लोगों को आंसर क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ और आपको मैं पैसेज भी दिखा देती हूँ। वाई इज सुल्तान अहमद मस्जिद ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद, एंड द आंसर इज इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। प्लीज राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। व्हाट वुड बी योर आंसर। आप लोग क्या आंसर लिखेंगे अगर आपके पास यही सेम पैसेज आए। ओके, मैंने आप लोगों को पहले शुरू में ही बताया था कि यू हैव टू राइट 2 to 3 sentences व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट अ क्वेश्चंस आंसर विच इज ऑफ 3 marks।
तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये चीज़ दिमाग में रखनी है और अपने स्पेलिंग्स को बहुत ध्यान में रखना है। ये जो मैसेजेस वाली आप लोगों की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, बिकॉज को COC लिखा हुआ हो, इस तरीके से एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं लिख कर आना, क्योंकि आप लोगों के इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ फुली डेकोरेटेड विद ब्लू टाइल्स। बच्चे मैंने आपको कहा ना कि आपने पूरा स्टेटमेंट लिखनी है। अब मैं आप लोगों को ना इसमें एक एग्जाम्पल रिस्पॉन्स दिखा देती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाल के रखा था। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, Why is Sultan Ahmed Masjid also known as Blue Masjid? अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और इसका आंसर भी लिखा हुआ है। Sultan Ahmed Masjid is also known as the Blue Masjid because its interior is beautifully decorated with blue tiles, which give it a distinctive and attractive appearance. अब चाहे आप ये जो distinctive and attractive appearance वाली बात है, इसको omit करते हैं, इसको ना लिखें, लेकिन आपको एटलीस्ट यहाँ तक तो लिखना चाहिए, Sultan Ahmed Masjid is also known as the Blue Masjid because its interior is beautifully decorated with blue tiles. ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अगर beautifully नहीं भी लिख रहे, ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पूरी स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, वसीरा आपने ठीक लिखा है, लेकिन आपको पहले शुरू में उसको ऐड करना चाहिए, उस बात को। हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। In whose reign was the construction of the masjid started and when was it completed? अब किसके टेन्योर के अंदर मस्जिद स्टार्ट हुई थी? Very good. The name of the blue mosque was given due to the colors used in decorating it. Blue mosque is embellished by colors and shades of blue. Very good खैज़र, आप इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसी का जो और वाला क्वेश्चन आ रहा है, इन हुज रेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड एंड व्हेन वाज इट कंप्लीटेड? किसके टेन्योर में ये स्टार्ट हुई थी और किसके में एंड हुई थी? हमें पता है, हमने जब इसको पढ़ रहे थे तो हमने उस टाइम पे इसको अंडरलाइन किया था, राइट? हमने इसको अंडरलाइन किया था यहाँ पर। यस, क्या है? इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1601 एंड 1616 ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद I, एज वाज द कस्टम। द This masjid, like other masjids of the time, comprises of नहीं, ये नहीं है इसका आंसर। हमने देखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद। यस, ये रहा। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद started in 1609. The royal architect Sadfar Mehmed Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. The opening ceremony was held in 1616. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. It was completed in the reign of his successor Mustafa I. Now you can see that कि जो मस्जिद है वो सुल्तान के टेन्योर में स्टार्ट हुई थी और मुस्तफ़ा I के टेन्योर में ख़त्म हुई थी। तो हाउ वुड यू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को ठीक से दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है, इन हुज रेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड एंड व्हेन वाज इट कंप्लीटेड? अब ये आपके पास पैराग्राफ है, हाउ वुड यू राइट द आंसर? वेरी गुड मसीदा, आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर फिर से डिटेल में लिख के भेजा है। सुल्तान अहमद मस्जिद इज ऑल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क. Blue Masjid was given due to the color. The title of Blue Masjid आप लिखना चाह रही हैं शायद, is given due to the colors used in decorating it. Blue Mosque is embellished with colors and shades of blue. Very good. ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है मसीरा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए सारे जल्दी से। In whose reign was the construction of the masjid started and when was it completed? अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से आंसर करेंगे? Okay, खिज़र ने लिखा है, the blue mosque was built in the 17th century. It started in the reign of Ahmad I in 1609. बच्चे नहीं देखिए, अगर आप देखें ना कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद, वो रैंडम बात हो रही है ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद I, ये एक अलग बात है। लेकिन ये देखें कि वो कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई मस्जिद की 1609 के अंदर, जो कि सदफर महमद आगा ने स्टार्ट की थी, जो कि सुल्तान ने इनको अपॉइंट किया था। ठीक है, सुल्तान के टेन्योर में स्टार्ट हुई और एंड कहाँ पर हुई? मुस्तफ़ा I में। ठीक है, इन 1609 ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुस्तफ़ा I। ठीक है, शुरू में हो सकता है कि इट वाज जस्ट द आइडिया और सारा उसका सब कुछ चल रहा हो, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली स्टार्ट हुई थी started in 1609. It clearly written in the second line. अच्छा, the blue mosque was built in 17th century in 1609. Very good. Finally after 1700. ठीक है, सही है। खैज़र, आपका आंसर जो आपने मुझे भेजा है बाद में, आई गेस जी ठीक है, लेकिन आपने जो सेकंड वाला आंसर है ना, उसके अंदर सुल्तान का जिक्र नहीं किया। ठीक है, प्लीज़ ऐड नेम ऑफ सुल्तान। ओके,
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद विल बी स्टार्टेड इन 16। मसीरा सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो गया, फ्यूचर की बात करिए। स्टार्टेड इन 1609, ठीक है, विच स्टार्टेड बाय सुल्तान ऑर्डर, ठीक है, एंड एंडेड इन 1616 इन मुस्तफ़ा वंस टेन्योर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, आपका आंसर बाकी ठीक है। बस अपने टेंस का ख्याल रखना है कि पास्ट टेंस में बात हो रही है तो अपने पास्ट में ही उसको लिखना है। अच्छा, फिर आ जाते हैं, व्हाई इज द ब्लू मस्जिद कंसीडर्ड द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसका वैसे मैं पहले पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर ना आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि की के अंदर आप लोगों के पास किस तरीके से लिखा हुआ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान अहमद वन एंड वाज कंप्लीटेड इन 1616 ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सक्सेसर मुस्तफ़ा वन, ठीक है, इस तरीके से इसको आंसर किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is the Blue Masjid considered the most popular tourist attraction? अब आप इसको यहाँ से पढ़ लें and you have to find out the answer why the mosque is considered the most popular tourist attraction in the world. I'm giving you 2 minutes for this. You have to write the answer in 2 minutes. कि क्यों consider किया गया है मस्जिद को popular tourist attraction in the world? अब क्या distinguished चीज़ है इस मस्जिद के अंदर? You have to find out that. क्या ऐसी चीज़ है जो कि अनमैच्ड है पूरी दुनिया से? The Blue Masjid reflects the architectural style of both Ottoman Masjid and Byzantine church. Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in view as a model. ठीक है, हाया सोफिया को सामने रख के भी इस मस्जिद को कंस्ट्रक्ट किया गया था। The Blue Masjid even today is considered unmatched in splendor, majesty and size. I hope अब कुछ क्लियर हो रहा होगा मसीरा। Think about it. ये क्या चीज़ है इसकी जो इसको डिस्टिंग्विश बना रही है? स्क्रीन इज नॉट क्लियर। ओह ओके, आई होप you can see it now. I hope अब आपको नज़र आ रहा होगा। मसीरा, is it visible now? ओके, अच्छा प्लीज़ अब इसका आंसर करें। क्वेश्चन का क्वेश्चन भी नज़र आ रहा है और जिस पार्ट में से आंसर है वो भी आपको मेरा ख्याल नज़र आ रहा है। Why is the Blue Masjid considered the most popular tourist attraction? Hurry up, we have less time. इसके फ़ौरन बाद हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर मूव कर जाएंगे, उसके वाले जो मीनिंग वाले क्वेश्चंस पे, और उसके बाद हम समरी की तरफ जाते हैं। The Blue Mosque located in Turkey's capital Istanbul, which also shows. अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चैट जीपीटी वाला आंसर हो। I can clearly see that because most of the things which you have written are like they're written from your own opinion. अच्छा, आपने खुद लिखा है। Okay, that's really good if you have written it yourself. But okay, अच्छा, okay, very good. Let's see the response in the key. If you see, yes. Why is the Blue Masjid considered the most popular tourist attraction? The Blue Masjid is considered the most popular tourist attraction because of its unmatched splendor, majestic architecture, historical importance, and its beautiful blend of Ottoman and Byzantine church. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको इसको बहुत खूबसूरत बनानी है। ठीक है, yes, cathedral architecture, very good. ठीक है, आप दोनों ने एक ही बात लिखी है। द कलर यूज ब्यूटीफुली इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, सही है, आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आई होप आप लोगों को आंसर्स करना तो आते ही थे और आगे भी आप लोगों के लिए आसानी होगी इसके अंदर। अब समरी की तरफ मूव करते हैं। राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज, ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अब आपने क्या करना है, आपने इस पैसेज को समराइज भी करना है और इसका एक टाइटल भी देना है। तो दिस इज द पैसेज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि हाउ वुड यू समराइज इट। अब जो पहला पैराग्राफ है, द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। ये बात तो ठीक है। अब इसको इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। अच्छा, अब आप देखें, अब हम इस बात को अगर हम इस तरीके से लिखें, द सुल्तान अहमद मस्जिद ऑल्सो नोन एज ब्लू मॉस्क, ब्लू मस्जिद। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने ये सारी बातें काट दी। ठीक है,
Sultan Ahmed Masjid, also known as Blue Masjid, is situated in Istanbul, Turkey. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अब अपने पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक सेंटेंस के अंदर कवर कर दिया. ठीक है. फिर it was constructed between 1601 and 1616 during the rule of Ahmed I, as was the custom. बाकी सारी बातें जो इस तरीके से लिखी हुई हैं आप इसको इसमें से ओमिट कर सकते हैं. इसकी जगह आप लिख सकते हैं the masjid was built between 17th century during the 17th century. अच्छा, अगर हम इस पैराग्राफ को ओमिट करके हम यहीं से बात शुरू कर दें, कंस्ट्रक्शन वाला मस्जिद की बात करते हैं. ठीक है. The masjid was constructed in the 17th century, started in the tenure of Sultan and ended in the tenure of Mustafa I. ठीक है. In reign of Mustafa I. जिस तरीके से आपने इसको लिखना हो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है. फिर आप आगे मूव करेंगे तो फिर आप उसके आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में बात कर सकते हैं. It has both styles of Ottoman Masjid and Byzantine church. ये चर्च और मस्जिद दोनों को सिम्बलाइज करता है. फिर आप एंड पर आ जाएं कि क्या है. It is very spacious and the chain hung on the court is also very symbolic. वो किस चीज़ क्यों symbolic है वो लास्ट लाइन आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. It is a symbolic gesture which shows to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. आई होप आप लोगों ने कोई समरी थोड़ी बहुत उसकी एक ड्राफ्ट बना लिया होगा. Draft if you want to share you can share in the comment section. I'll read your summary. Okay, very good. खिज़र ने लिख ली है. The majestic Sultan Ahmed Masjid is also known as Blue Masjid, is very big hub of tourists of all around the world. Okay, it was built in the 17th century. The architecture shows a beautiful and mindful use of blue color. अच्छा बच्चे, अभी जो आपका last sentence है ना, इसकी जगह अगर आप ये लिखते हैं, the architect of the building which shows, ये क्या शो कर रहा है? बताएं? जिसका architectural style है वो क्या शो कर रहा है? It is not showing just the blue color. It is showing क्या कह सकते हैं कि हम दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है. वो दो चीज़ें किन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है? मस्जिद का और चर्च का, राइट? तो आपने उसको लिखना था. ठीक है. द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मस्जिद एंड बिजेंटाइन चर्च. ठीक है. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. यस, वेरी गुड खिज़र, इसको ठीक कर लिएगा. सही है. लेट मी शो यू कि आप लोगों के पास जो हमारे पास एक रिस्पॉन्स है जो कि एक हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन की के तौर पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वो आपके सामने लिखा हुआ है. ठीक है. अब इस चीज़ के अंदर कुछ चीज़ गलत या सही नहीं होती. हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस का कंटेंट जो है वो रेलेवेंट है, किसका कंटेंट कम रेलेवेंट है. कोई भी चीज़ टोटली गलत या टोटली सही नहीं हम कह सकते. ठीक है. लेकिन ये एक रिस्पॉन्स है विच इज़ लाइक हम कह सकते हैं कि हम इसको एज की इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ़ यू कैन रीड इट and I can also read it for you. The Sultan Ahmed Masjid, also known as the Blue Masjid, is one of the most magnificent monuments in the world. ठीक है. अब पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक लाइन के अंदर कन्वर्ट किया. Located in Istanbul, it is a major tourist attraction. The masjid was built between 17th century. Built between की जगह लिखते हैं built in 17th century during the reign of Sultan Ahmed I. Though it was completed under his successor Mustafa I. ठीक है. किसके टेन्योर में स्टार्ट हुई, किसके एंड में हुई, ये भी हमने लिख दिया. Designed by royal architect Sadfar Mehmet Agha, it reflects a blend of Ottoman and Byzantine architectural styles inspired by Hagia Sophia. The masjid includes a spacious courtyard, evolution facilities, and a symbolic iron chain at the entrance to remind the Sultan of humility before divine power. ठीक है. This is how you're going to summarize the whole passage. आप इस तरीके से इसको summarize करते हैं. ठीक है. आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा. आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप समरी लिखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करते हैं. अच्छा, अब इस मैसेज को अगर आप लोगों ने एक टाइटल देना हो तो आप क्या टाइटल देंगे इस समरी को या पैसेज को, जिसको भी आप दिमाग में रख के टाइटल देना चाहते हैं. वेरी गुड. द मैजेस्टिक ब्लू मॉस्क. वेरी गुड. द ब्लू मॉस्क भी लिख देंगे तो भी परफेक्टली फाइन. ठीक है. कोई आपको मैंने कहा है ना कि 3 to 5 वर्ड्स में आप अपने टाइटल को लिख सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. और वेरी गुड, आपने खुद से ही इसको कर दिया. वैसे मैजेस्टिक का भी एम कैपिटल होना चाहिए. जब आप टाइटल लिखते हैं ना तो हर मीनिंगफुल वर्ड को आप कैपिटल लिखते हैं, उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं. ठीक है. व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ टाइटल, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि टाइटल के अंदर जितने वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, उनका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा. जैसे अभी मसीरा ने लिखा मैजेस्टिक ब्लू मॉस्क. अब इसके अंदर मैजेस्टिक का एम कैपिटल है, ब्लू का बी कैपिटल होना चाहिए, मॉस्क का एम कैपिटल होना चाहिए. ठीक है. जैसे हमारे पास ये अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी तरह मैं लिख देती हूँ आप लोगों के सामने.
अगर हम इसका टाइटल लिखते हैं, द ब्लू मस्जिद। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर, सॉरी सेंटेंस टाइटल के अंदर 3 वर्ड्स हैं, क्योंकि द सबसे शुरू में आ रहा है तो इसलिए उसका टी कैपिटल है। अब ब्लू भी क्योंकि एक मीनिंगफुल वर्ड है, मस्जिद भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो इन दोनों का हमने पहला लेटर कैपिटल लिखा। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने जो अपने टाइटल्स देखे उसके अंदर भी करेक्शन कर लिया। वेरी गुड, खिजर ने फ़ौरन करेक्शन कर ली। वेरी गुड मसीरा, मसीरा ने भी करेक्शन कर ली अपनी। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास।